टीना को सुन रहे हैं और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का तीसरा भाग है, सौतेली मां। शिरीन वजीर श्याम सिंह के घर पहुंच गई थी। वहां जब उसने अपने लिए बनाई गई कुटिया देखी तो वो हैरान रह गई। घर के सबसे सुनसान कोने में उसके लिए वो कुटिया बनाई गई थी। नौकरों को भी रहने के लिए इससे बेहतर जगह दी गई थी। कुटिया के अंदर भी सिर्फ एक पलंग, एक मेज, एक कुर्सी थी। मेज पर एक बहुत साधारण सा दिखने वाला फूलदान था। उस फूलदान में एक ही फूल था और वो भी पीले रंग का। शिरीन को वजीर की बेटी होने के बावजूद भी एक भी नौकर नहीं मिला था। वो अपने सारे काम खुद ही किया करती थी। कपड़े धोने से लेकर झाड़ू और पोछा वो खुद ही किया करती थी। वो बाहर का बागीचा भी खुद ही साफ किया करती थी। इस घर में कोई उसे प्यार नहीं करता था, यहां तक कि उसने 3 साल से अपने पिता को भी नहीं देखा था। वो उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। इस सब का कारण था उसकी सौतेली मां शकुंतला देवी। वो उससे घर के सारे काम करवाती जब भी वजीर श्याम सिंह घर पर नहीं हुआ करते। शिरीन जो शरीर में थी, उस लड़की की मां अब इस दुनिया में नहीं थी। वो बाप के होते हुए भी अनाथों की तरह जी रही थी। वजीर सिर्फ अपनी बड़ी बेटी से प्यार करते थे। जब तक शिरीन घर पहुंची तब तक हल्की हल्की सुबह हो चुकी थी। वो शीशे के सामने बैठ गई। जब से उसने शरीर संभाला था तब से अब तक उसने अपने शरीर को नहीं देखा था। ये पहली बार था जब वो अपने आप को ठीक से देख पा रही थी। उसे वो शरीर बहुत सुंदर लगा। उसे सब कुछ अच्छा लगा, सिर्फ माथे के उस निशान को छोड़कर। वो आराम आराम से अपने बाल बांध रही थी जब उसे घर के बाहर हो रही हलचल सुनाई दी। बाहर राजकुमार रमाकांत राव के साथ वजीर श्याम सिंह थे और साथ ही में शकुंतला देवी और उनकी बेटी शशिकला भी। शशिकला इस खानदान की शान थी। वो हर कला में निपुण थी। जादू से लेकर पढ़ाई में भी वो सभी से आगे थी। वो श्याम सिंह की आंखों का तारा थी। श्याम सिंह काफी गुस्से में थे। राजकुमार रमाकांत राव ने अपने षड्यंत्र के मुताबिक वजीर को शिरीन के हुकुम सिंह के घर के पास जाने की खबर दे दी थी और ये सुनकर श्याम सिंह काफी गुस्से में था। वो जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था। दूसरी ओर राजकुमारी काफी खुश थी क्योंकि उन्हें पता था शिरीन तो मर गई होगी, नहीं तो उसके घर के पास दिखने के कारण शिरीन का नाम खराब हो गया और अब ये शादी होगी नहीं। वो ये सब सोचकर बड़ी खुश हो रही थी। शिरीन ने दरवाजे की ओर देखा और वापस अपने बाल बांधने लगी। अब श्याम सिंह आग बबूला हो चुका था। उसने दरवाजा तोड़ने का मन बना लिया था। इतने में शशिकला बोल पड़ी, हो सकता है वो सो रही हो, इसीलिए शायद दरवाजा नहीं खोल रही हो। अब श्याम सिंह का गुस्सा सभी हदें पार कर चुका था। उसने दरवाजा तोड़ दिया और एक एक करके सब घर में घुस गए। शिरीन को कमरे में देखकर श्याम सिंह बोल पड़ा, अगर तुम घर पर ही थी तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? शिरीन मुस्कुराई और अपने पापा की ओर देखा और बोली, पिताजी अगर इतने बड़े घर की बेटी अपने काम खुद से करेगी तो ये गलत है ना? उसकी ये बात सुनकर श्याम सिंह का सर शर्म से झुक गया और वो शकुंतला देवी की ओर गुस्से से देखने लगा। मेरी सबसे छोटी बेटी के साथ ऐसा सलूक क्यों मेरी सबसे छोटी बेटी को अपना हर काम खुद करना पड़ रहा है? वो काफी लज्जित महसूस कर रहा था क्योंकि राजकुमार के सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी। शकुंतला देवी घबरा गई थी, लेकिन वो एक बहुत ही चालाक औरत थी और वो तुरंत ही बोल पड़ी, ये सब तो मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया था बेटी। अपनी ओर देखो एक दफा। कमजोर हाथ, पतला सा बदन, मैंने ये सब कुछ तुम्हें तंदुरुस्त रखने के लिए किया था। हाँ पिताजी, माँ ने ये सब छोटी की भलाई के लिए किया था। शशिकला अपनी माँ के बचाव में बोल पड़ी। शशिकला इस खानदान की शान थी। वो बेहद खूबसूरत थी। उसे अपना बनाने के लिए अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े राजकुमारों के रिश्ते आए थे। वजीर श्याम सिंह ने शशिकला के लिए आए सभी रिश्तों को ठुकरा दिया था। शशिकला उसकी आंखों का तारा थी और वो उसके लिए सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहता था। शशिकला द्वारा बोली गई हर बात बिना सोचे समझे श्याम सिंह ने मान ली थी। उसने शशिकला की ओर देखा और फिर दुबली पतली से शिरीन की ओर देखा और कहा, अपनी तरफ देखो एक दफा। तुम कितनी कमजोर और दुबली सी हो। माँ ने ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया था। तुम हो 13 साल की मगर दिखती 10 की हो। ये सब तुम्हारी वर्जिश करवाने के लिए किया गया था बेटा।
शिरीन ने कुछ नहीं कहा। उसने सर नीचे झुकाया और मुस्कुराने लगी। उसे महसूस होने लगा जो शरीर की असली मालकिन रोज महसूस करती थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई पिता अपनी ही 2 सगी बेटियों के बीच इतना भेदभाव कैसे कर सकता है। उसने मन ही मन में खुद को कहा, बेचारी की जिंदगी नर्क से भी बुरी थी। वो ये सब देखकर काफी दुखी हो गई, जबकि वो जानती थी कि ये उसका असली परिवार नहीं था, मगर वो उसका दर्द महसूस कर रही थी। वो अपने पिता की बात सुनकर रसोई घर में चली गई और वहां उसको दिया जाने वाला महीने भर का राशन ले आई। राशन के नाम पर उसे सिर्फ अचार और रोटी बनाने के लिए आटा दिया गया था। ये सब सामान मेज पर रखकर वो बोली, पिताजी वर्जिश तो ठीक है, मगर दुबलापन दूर करने के लिए भोजन भी बहुत जरूरी है ना, और ऐसे भोजन के साथ कौन तगड़ा हो सकता है पिताजी। शरीर की असली मालकिन राजकुमार से मिलने को इतना बेताब थी कि उसने खाना तक नहीं खाया था। तभी वो कल का बचा हुआ खाना उठाकर ले आई। ऐसा खाना तो नौकरों को भी नहीं मिलता ना पिताजी। ये सब देखकर श्याम सिंह शर्मिंदा हो गया और गुस्से में उसने शकुंतला देवी की ओर देखा। जैसे ही वो कुछ बोलने लगा, उसी वक्त शशिकला बीच में आ गई और कहने लगी, पिताजी माँ को कुछ मत कहिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये सब आलसी और कामचोर नौकरों के कारण हुआ है। मेरी माँ कभी किसी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करती। मेरी बात का यकीन कीजिए पिताजी, मेरी माँ छोटी को हमेशा अपनी बेटी की तरह रखती है। अब आप नौकरों की गलती की सजा भी माँ को देंगे तो ये अन्याय होगा ना पिताजी। शिरीन ये सब कुछ देख रही थी और वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो सोच रही थी कि अपनी सौतेली बेटी से घर के काम करवाने वाली औरत की इतनी तारीफ कोई कैसे कर सकता है। वो समझ गई थी कि इस माँ बेटी की जोड़ी से कोई नहीं जीत सकता। उसने आगे ना बहस करने का ठाना और चुपचाप खड़ी रही। इतनी देर में शकुंतला देवी को भी बचने का अवसर मिल गया और उन्होंने भी हर गलती का इल्जाम नौकरों के सर मढ़ दिया। छोटी बिटिया, मुझे तुम्हारी तकलीफों के बारे में पता नहीं था, मगर अब जब मुझे सब पता चल चुका है तो मैं आगे से तुम्हारे आराम का पूरा ख्याल रखूंगी। दोनों माँ बेटी बड़ी चालाक थी। वो अपने आप को हर परिस्थिति से बचाना जानती थी। परिस्थिति को काबू में देखकर श्याम सिंह ने चैन की सांस ली और कहा, ये मेरी छोटी और सबसे प्यारी बेटी है, इसका ध्यान अच्छे से रखा करो। शकुंतला देवी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी छोटी बेटी के लिए 3 नौकर रखे जाएं। श्याम सिंह ने शकुंतला देवी से कहा, जी मैं अभी के अभी 3 नौकरों को यहाँ भेज देती हूँ। शकुंतला देवी ने उत्तर दिया। शिरीन कोने में बैठी ये तमाशा देख रही थी और सोच रही थी, श्याम सिंह में बिल्कुल भी समझ नहीं है। वो सारे सबूत सामने होते हुए भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। असलियत में श्याम सिंह सब जानता था। वो बस अपनी इज्जत बचाना चाहता था, क्योंकि उस वक्त काफी ऊंची पदवी पर बैठे लोग उसके घर आ रखे थे। उसे शिरीन से कोई प्यार नहीं था, तभी तो लोग शिरीन के साथ ऐसा व्यवहार करते थे। मगर शिरीन को यह भी मालूम था कि वो माँ बेटी के साथ लड़ती भी नहीं रह सकती थी, और तो और उसकी जादुई ताकत भी कम हो गई थी इस कमजोर शरीर के कारण। साथ ही वो इस वक्त घर को भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि उसे रहने के लिए छत की जरूरत थी। लगता है मैंने आंटी को गलत समझ लिया था, मेरी ही गलती है। तो आप नौकर भेजेंगे ना? शिरीन ने शकुंतला देवी से पूछा। हाँ बिल्कुल बेटी, अभी भेजती हूँ, शिरीन ने आसपास नजरें दौड़ाते हुए कहा। मगर मेरे घर में 3 नौकर रखने की जगह नहीं है आंटी। शकुंतला देवी समझ गई थी कि शिरीन क्या कहना चाहती थी। वो गुस्सा थी पर दिखा नहीं सकती थी। उसने प्यार से कहा, बिटिया मैं कल ही कारीगरों को बुलाकर घर को बड़ा करवाने का काम शुरू करवा देती हूँ। शिरीन ने झुककर आंटी को धन्यवाद कहा और बोली, आंटी क्या आप मेरा एक और काम कर देंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बेझिझक होकर बोलो। शकुंतला देवी बड़े प्यार से बोली, अब जब आप लोग मुझे नौकर दे ही रहे हैं तो मेरे महीने का खर्च भी बढ़ा दीजिए। अभी सिर्फ 2 आने ही मिलते हैं, मगर नौकरों को भी पैसे देने पड़ेंगे। इतने से काम तो नहीं चलेगा ना? यह सुनकर शकुंतला देवी को बड़ा गुस्सा आया, मगर वो कुछ बोली नहीं। हर बड़े राजघराने के बच्चे को कम से कम 30 आने तो जरूर मिलते थे, और तो और शशिकला को तो 40 आने मिलते थे।